नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। बिहार में भाजपा बड़ा खेल करने जा रही है। अब आप कहेंगे ये आप कैसे कह रहे हैं? आप घटनाओं को देखिए और उन घटनाओं पर हम लोग बात करेंगे और फिर इस पर बात करेंगे कि आखिर में इस तरह की संभावना नजर क्यों आ रही है। देखिए, वैसे तो ये शुरुआत जब इफ्तार को रफ्तार दी थी नीतीश कुमार ने, तभी से हो गई थी और तभी से ये चर्चा थी कि वहां पर भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए तत्पर है और नीतीश कुमार इस बात से डरे हुए हैं कि अपना मुख्यमंत्री बना लेंगे और उसके बाद में अभी तक तो जो पूछ हो रही है वो हो रही है और ये एक बार राष्ट्रपति चुनाव और लोकसभा का चुनाव निकल जाएगा तो हमारा क्या होगा। तो इसलिए वो राजद के साथ संभावना तलाश रहे थे और फिर उसमें आरसीपी सिंह का एक एंगल है कि किस तरह से आरसीपी सिंह ने जदयू को इस तरह से बदल दिया कि जदयू और भाजपा का कई इलाकों में एकाकार हो गया। ये इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम आगे चलेंगे तब आप समझेंगे कि क्यों कहा जा रहा खेला होगा। तो ये जो दोनों बातें साथ साथ चल रही थी, लेकिन जब आरसीपी सिंह को टिकट नहीं दिया गया और फिर भाजपा ने कुछ बोला नहीं, तो ये हुआ कि चलिए साहब बात आई गई हो गई। फिर उनके लोगों पर गाज गिरने लगी। ये सब अभी चल ही रहा था कि अग्निपथ स्कीम को लेकर जिस तरह का माहौल बिहार में बना और उस माहौल के बाद सरकार को लेकर जिस तरह से सवाल उठा कि साहब ये शासन प्रशासन कहां चला गया, आखिर में इस चुप्पी के क्या मायने हैं। और फिर जिस तरह से डिप्टी सीएम के घर तक उस आंदोलन की आंच पहुंची और भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद में संगठन आग बबूला हो गया। और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उन्होंने सीधा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब उन्होंने कटघरे में खड़ा किया तो जाहिर तौर पर सामने वाले को दुख हुआ, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर हमला कर दिया। यह हमलेबाजी चली रही थी कि आरएसएस के का जो मुखपत्र है उसने नीतीश कुमार के शासन और सुशासन को जो है वो लाकर उसने भी उस पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। अब मामला और गर्मा गया। अभी से वह गर्मा गहमी चली रही थी कि अरविंद सिंह जो भाजपा के, उन्होंने एक उनका मंथरा वाला बयान आ गया। अच्छा, ये जो मंथरा वाला बयान है इसे सीधे उपेंद्र कुशवाहा से जोड़कर देखा जाने लगा। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा 2013 के बाद जो है वो आप ये समझिए कि वो भाजपा से जुड़े और फिर 2019 में सीटों की रसाकसी को लेकर वो भाजपा से अलग हो गए और फिलहाल जो है वो जदयू में है। तो उनके बयान ने और माहौल गरमा दिया। ये तमाम गहमा गहमी चल रही थी कि कल 2-3 बातें हुई। पहला, भाजपा ने अपनी एक बड़ी भारी मैराथन बैठक की। उसके बाद में मुख्यमंत्री ने अपने विधायकों और सांसदों के साथ जो है 3 घंटे मैराथन बैठक की। और फिर इधर जीतन राम मांझी, जो ये मानते हैं कि साहब अभी मुख्यमंत्री जो है हमको बहुत कम दिन तक बना रहने दिया गया, उनकी भी बैठक चल रही है। ये तमाम बैठकों के दौर में सवाल ये उठता है कि आखिर में वहां हो क्या रहा है और क्या वाकई में भाजपा कुछ बड़ा करने की आप ये समझिए सोच रही है। क्योंकि जिस तरह से तल्ख हुए हैं रिश्ते और जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष ने आप एक तरह समझिए फटकार लगाई है, तो अब आप कहेंगे कि नहीं साहब करेंगे तो क्या करेंगे, और वो करेंगे तो वो फिर राजद के साथ नहीं चले जाएंगे। तो असल में वही कहानी से हम लोग बात शुरू करते हैं। देखिए, जो बिहार को देख रहे हैं और बिहार को समझ रहे हैं, वो लोग एक बात बड़े साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2015 एक अलग साल था और ये 2022 है। अब अगर राजद जाती है जदयू के साथ तो वो तभी जाएगी जब तेजस्वी को वो मुख्यमंत्री मानेंगे। मतलब नीतीश कुमार के चेहरे पर गठबंधन नहीं होगा राजद के साथ। सबसे पहली बात तो यही है। अच्छा, जदयू जो है वो कह रही कि साहब रोक कैसे लेंगे, अगर हम नहीं जाएंगे तो ये रोक कैसे लेंगे। और जब ये सवाल उठता है कि रोक कैसे लेंगे, तब यहीं से 2020 जाना पड़ेगा। तो जो कहा जा रहा है कि खेला करने को तैयार है, तो उसमें पहली चीज राजद का रवैया। राजद, भाजपा ये समझ रही है कि दरअसल ये प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए राजद के पास चले जाते हैं, लेकिन जिस तरह से राजद के भीतर अब ये बात उठने लगी है कि नहीं, आना हो तो इनको आए, लेकिन आएंगे तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये बात
अब वहां के सियासी गलियारों में खूब तैर रही है, और जब तैर रही है तो जैसे हमको पता चल रही है वैसे वहां भाजपा के लोग भी इस चीज को समझ रहे हैं। दूसरा कि बिना जदयू के भाजपा का सामना कैसे करेंगे, जो जदयू को लोगों का तर्क है। तो उसमें फिर एक तर्क और खड़ा होता है कि दरअसल आप 2020 का जब चुनाव देखेंगे तो तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे अगर किसी को कटघरे में खड़ा किया तो वो नीतीश कुमार के शासन को, उन्होंने प्रधानमंत्री पर कोई हमला ही नहीं किया, वो सिर्फ नीतीश कुमार पर फोकस रहे, और उस फोकस का नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर चले गए, ये आप देखिए। और लालू प्रसाद यादव 2020 के चुनाव में नहीं थे, वो किसकी अगुवाई में लड़ा गया, तेजस्वी यादव की अगुवाई में लड़ा गया। तब जो है राजद ने इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया। तो ये और जो स्थिति रही जदयू की, उस स्थिति से एक चीज तो साफ हो गई कि ये जो एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर है वो नीतीश कुमार और जदयू के साथ है, क्योंकि वो 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो जाहिर तौर पर एंटी इनकम्बेंसी है। और उनको जो फायदा हुआ वो असल में भाजपा की वजह से हुआ, क्योंकि देखिए सीटें भाजपा की बढ़ी, ये इस बात को भाजपा समझ रही है। तो 2 चीजें हुई कि एंटी इनकम्बेंसी इनके पास भारी है, और दूसरा राजद तैयार नहीं होगा इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तीसरा, भाजपा का अपना वहां एक आधार बना है, और उस आधार का क्या आप समझिए एक बड़ी वजह जो है वो आरसीपी सिंह भी रहे, चूंकि और इसीलिए जो दरअसल ये कहा जा रहा है वहां पर कि आरसीपी सिंह से नाराजगी की बड़ी वजह यही है कि जो जदयू का संगठन था, उस जदयू के संगठन में कई, जो हमने शुरू में बताया कि एकाकार हो गया। अब जब एकाकार हो गया तो 20 में उसका नुकसान हुआ, तो इसलिए अब भाजपा पहले की तुलना में बिहार में बड़ी मजबूत स्थिति में है, तो खेल करने में उसे कोई हर्ज नहीं है। और दूसरा, जो यहां तमाम छोटे छोटे आप ये समझिए समाजी हैं, और चिराग पासवान है, मुकेश साहनी है, ये तमाम फैक्टर हैं। और आप देखिए कांग्रेस जिनका राजद से मन भर चुका है, और फिर ये जो इतने सारे फैक्टर हैं जिन पर हम लोगों ने बीच में एक बार बात की थी कि ये सब अगर मिल जाए तो तकरीबन 17-18% वोट इनका हो जाता है। तो अगर भाजपा जो परिस्थितियां देख रही है, एंटी इनकम्बेंसी, राजद किस तरह इनके साथ जाने के लिए कोई अपना उसको ज्यादा दिलचस्पी नहीं है अगर उसको चेहरा नहीं बनाया जाता, और दूसरा भाजपा का अपना वहां जिस तरीके से जनाधार बढ़ रहा है, और फिर वहां पर जो छोटे छोटे असंतुष्ट लोग हैं, ये तमाम बातें जो है ये बताने के लिए काफी हैं कि वहां पर भाजपा दांव चल सकती है। अब बात यह है कि सब राष्ट्रपति चुनाव में क्या होगा। तो राष्ट्रपति चुनाव में देखिए कि 3 घंटे की मैराथन बैठक नीतीश कुमार ने की है। राष्ट्रपति चुनाव में 3 नाम आए थे, 3 के तीनों तो चले गए। मतलब शरद पवार भी इनकार कर दिए, फारूक अब्दुल्ला भी इनकार कर दिए, और गोपाल कृष्ण गांधी ने भी मना कर दिया। और अब ममता बनर्जी कह रही कि 21 की बैठक में वो आएंगी नहीं, ठीक है, उन्होंने भी जो है आप एक तरह से कहिए कि समर्पण कर दिया। और 22 को बुलाया गया था, उसमें 17 ही आए। तो एक तरह से आप देखिए कि जिस विपक्ष के पास 51% वोट था, वो भले से 51% है, लेकिन वो विपक्ष एकजुट नहीं नजर आ रहा है, पहली चीज। दूसरा, उम्मीदवारों को लेकर अभी तक कुछ बन नहीं पाया। और तीसरा, ये जो 14 सदस्यीय कमेटी बनाई है भाजपा ने गजेंद्र सिंह शेखावत के समन्वय में, और जो राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को लगाया है तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए, वो इस संभावना को देखते हुए कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, चूंकि 2012 में भी उन्होंने गठबंधन के विपरीत जाकर वोटिंग की थी, 2017 में भी उन्होंने गठबंधन के विपरीत जाकर वोटिंग की थी, तो अगर 2022 में भी वो ऐसा करते हैं तो उसके लिए भाजपा ने कोई अपना एक प्लान बनाया होगा। और ऐसा लगता है कि उसी प्लान के तहत ये समितियां बनाई गई और भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री को लगाया गया। तो इस वजह से वहां हमको लगता है कि वो अब ज्यादा समस्या का विषय नहीं रहा है, बरक्स इसके कि अगर भाजपा ने बिहार में कुछ नहीं किया तो अब जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें उनका काडर जो है वो आप समझिए उनका काडर बड़ा आंदोलित है, तो काडर जो है टूट सकता है। एक और
जो सबसे बड़ी चीज 2020 के चुनाव से दिखी है वो ये कि अब एंटी इनकम्बेंसी जदयू के साथ पूरा बैगेज हो चुकी है, और अब अगर भाजपा ज्यादा लंबे समय तक चलती है तो हो सकता है उसके लिए भी समस्या हो जाए। तो ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि भाजपा बड़ा खेल करने के मूड में है, नहीं तो इस तरह की तलखी और इस तरह का आर पार वाला जो मसला है वो कम से कम नजर नहीं आता। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।